मैं राकेश पटेल अब आप लोग के सामने पहला क्लास आज का, जो कि पिछला वीडियो मेरा इंट्रोडक्शन रहा, आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया, अच्छा लगा। और अब मेरा क्लास 10th के लिए जो है एग्जाम स्पेशल क्लास 10th के लिए अनसॉल्व का पहला सेट है 2024 का एचबी। हालांकि मैं ये अपने ऑफलाइन क्लास में करा चुका हूँ और यहाँ पे भी सोचा हूँ कि यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो कर देता हूँ, यहाँ से ही स्टार्ट किया जाए। और इसमें जो छोटी छोटी बारीकियां हैं, ये हालांकि ऑप्शनल क्वेश्चन है अभी, लेकिन इसमें जो छोटी छोटी बारीकियां हैं उसको मैं समझाते हुए चलूंगा आपको। और आप समझते हुए चलिए, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। और क्लास 10th के बच्चे थोड़े से होते हैं इस तरह के कि अच्छा ना लगे तो हटाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए, इसको पढ़ना है तो पढ़ना है तो रमना है, पढ़ने के लिए रमना पड़ेगा। आप लोग रमिए पहले, उसके बाद देखिए क्या मजा आता है। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर एक बार, ये सेट का है, अनसॉल्व का क्वेश्चन है, 2024 एचबी सेट है। और इसमें पहला क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें बहुपद क्या होता है। तो बहुपद तो आप सब लोग जानते ही हैं कि बहुपद होता क्या है। जैसे अगर कोई भी बीजी व्यंजक दिया गया है और इसमें जो भी बीजी व्यंजक है 2x प्लस 5 अगर ऐसे आ गया तो ये भी बीजी व्यंजक है। और इसमें जो हमारा चर है x, जिसका मान बदलता रहता है, उसे हम चर कहते हैं। और इस चर का जो घात है, इस चर का घात अगर पूर्ण संख्या के रूप में है तो हम इसको बहुपद कहते हैं। ठीक है। अब ये बहुपद अगर है तो इसके शून्यकों की संख्या हमको बतानी है, और वो भी त्रिघात बहुपद में। तो द्विघात बहुपद होते हैं, त्रिघात बहुपद होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर दिए गए बहुपद की अधिकतम संख्या, घातों की अधिकतम संख्या जो है वो अगर हम कह देते हैं ये 2 है। अगर मान लीजिए यह एक हमारा बहुपद हो गया जो कि बहुपद है, और इसमें इस बहुपद में दिए गए चर की अधिकतम घात जो है वो 2 है, तो हम इसको द्विघाती बहुपद कहते हैं। और यदि इसमें हम एक व्यापक रूप में ले लेते हैं 3x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, तो इसमें क्या हो गया कि इसमें अधिक से अधिक, ये बहुपद जो है इसमें अधिकतम घातों की संख्या 3 है, तो हम इसको कहेंगे कि यह एक त्रिघाती बहुपद है। और ये जान लेना जरूरी है कि जो भी बहुपद जितनी घात का होता है उसमें उतने शून्यक होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास त्रिघाती बहुपद दिया गया है, इसमें घातों की संख्या होगी 3, इसलिए शून्यकों की संख्या भी होगी 3। शून्यकों की संख्या 3 होगी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा 3। इसमें 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो अभाज्य गुणनखंड आप लोग को पता होगा कि अभाज्य गुणनखंड हम कहते किसको हैं, तो अभाज्य संख्या से ही अभाज्य गुणनखंड बना हुआ है। जैसे अब 140 का कह रहा है तो 140 को हम सबसे पहले, आपको पता है कि सबसे छोटी संख्या 2 से ही काटते हैं। 2 से काटेंगे ये 70 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 35 बार में कट जाएगा, फिर ये अब कटेगा नहीं, 2 से तो कटेगा नहीं, अब इसको काटेंगे हम 5 से, तो 5 से काटेंगे 7 बार में कटेगा, फिर 7 से ये 1 बार में कटेगा। तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड ही क्यों कहते हैं, ये भी एक जानने वाली बात है कि अभाज्य गुणनखंड क्यों कहते हैं। तो अब हम 140 को अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हो गया। अब इसको अभाज्य गुणनखंड हम इसलिए कहते हैं कि ये जिससे जिससे इसमें कटने वाली संख्या मिल रही है वो सब के सब एक अभाज्य संख्या होगी, इसमें कोई भी भाज्य संख्या नहीं रह जाएगी, इसमें सब के सब जो होंगे वो अभाज्य संख्या होंगी। जैसे 2 जो है एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि वो अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटता है, इसलिए इसको अभाज्य संख्या कहते हैं। 5 भी है अभाज्य संख्या है, 7 भी है अभाज्य संख्या है। तो इसको अगर हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। अब हम ये देखेंगे कि हमारे ऑप्शन में इस तरह का कहाँ दिख रहा है, तो 2 पे पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। अब इनमें क्या संबंध होता है इसको देखना है। तो जैसे हम बचपन से ही सब देखते हुए आ रहे हैं कि भाग हम बहुत अच्छे तरीके से करते थे। जैसे ये हम देख रहे हैं कि मान लीजिए ये हो गया, हमें करना है, मान लीजिए 10 में भाग करना है 3 से, तो 3 त्रिका 9 और 1 शेष बच गया। तो इसमें बचपन में कहा जाता था कि आप कांटा करो, इसका कांटा करो। कांटा करने का मतलब क्या है कि हमें इसका इसमें गुणा करके और फिर इसको जोड़ करके देखना है कि ये मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है।
और ये मिल जाएगा तो हम कहते हैं कि हमारा आंसर जो है वो सही है, यानी कि हमने काटा कर लिया। तो ये करेंगे क्या, 3 गुणे 3 और प्लस 1, यानी कि यही जो होता है हमारा यहाँ पे जिसमें भाग दिया जाता है इसको कहते हैं भाज्य, इसको कहा जाता है भाज्य, इसको कहा जाता है भाजक, और इसको कहा जाता है भागफल, इसको कहते हैं हम भागफल। तो यहाँ पे और ये है हमारा प्यारा सा शेषफल, ठीक है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि भाजक का भागफल में गुणा कर रहे हैं और शेषफल को जब जोड़ रहे हैं तभी हमारा क्या मिल रहा है, भाज्य मिल रहा है। यानी कि भाज्य बराबर जहां होगा वहां पे हम जाएंगे, तो भाज्य बराबर कहाँ कहाँ दिख रहा है, ए में दिख रहा है और सी में दिख रहा है, तो इन्हीं दोनों में कोई एक ऑप्शन होगा हमारा। तो अब देखेंगे भाज्य कहाँ पे, भाजक और भागफल का गुणा हो रहा है, तो भाजक का भागफल का गुणा हो रहा है और शेषफल जुड़ रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, सही है। अब देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन जो है कह रहा है कि रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 तथा माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 के युग्म का हल होगा। युग्म मतलब जोड़ा, दो रैखिक समीकरण एक साथ आ रहे हैं इसलिए इसको युग्म कहा गया है। और इसमें हमको चेक करना है कि क्या हल होगा। पहला ऑप्शन है हमारे पास अद्वितीय, फिर दो, फिर अपरिमित रूप से अनेक, फिर इसमें दे रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब इसमें हमको देखना है कि ऑप्शन सही कौन सा है, और इसकी जांच के लिए तो हम अब कुछ प्रोसेस इसका बता देते हैं कि कैसे इसको चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमको पता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो उसमें दो समीकरण मिलते हैं और उसका व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इनमें हम चरों के गुणांकों की तुलना करते हैं कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बराबर आता है तो क्या होता है, बराबर नहीं आता है तो क्या होता है। तो सबसे पहला कंडीशन इसमें होता है कि a1 अपान a2, जो कि ये a1 है ये a2 है, अगर a1 अपान a2 जो है वो b1 अपान b2 के बराबर नहीं होता है तो इसमें हम कहते हैं कि ये जो होगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है और इसका केवल एक हल होता है, ठीक है। और इसमें दूसरा कंडीशन होता है कि a1 अपान a2 जो है वो b1 अपान b2 के बराबर हो जाता है लेकिन c1 अपान c2 के बराबर नहीं होता है। और जब ये बराबर नहीं होगा तो ये होते हैं समांतर, दोनों रेखाएं जो हो जाएंगी वो समांतर हो जाएंगी, और दोनों रेखाएं जब समांतर होती हैं तो इसका कोई हल नहीं होता है, यानी कि इसमें हमको हल मिलेगा ही नहीं, ठीक है। और तीसरा कंडीशन ये होता है कि अगर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 हो जाता है और c1 अपान c2 मिलता है तो हम ये देखेंगे कि ये जो होगा एक दूसरे के संपाती हो जाएंगे, दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती, यानी कि एक रेखा जो होता है कई बिंदुओं का समूह है, अनंत बिंदुओं का समूह है, तो ये एक दूसरे के जब ऊपर हो जाएंगे तो प्रत्येक बिंदु जो है प्रत्येक बिंदु को प्रतिच्छेद करेगा, और इसमें कह सकते हैं हम कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि जितने बिंदु उतने हल, तो अनंत बिंदु तो अनंत हल, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे a1 बराबर दिया गया है, a1 बराबर दिया गया है, a1 बराबर है 1, a2 यहाँ पे b1 बराबर दिया जा रहा है, b1 बराबर दिया जा रहा है 2, और c1 बराबर जो मिल रहा है वो मिल रहा है 5। फिर यहाँ पे हमारा a2 क्या मिल रहा है, तो -3, b2 क्या मिल रहा है तो -6, और c2 क्या मिल रहा है तो ये मिल रहा है +1। अब इसका कंपेरिजन करते हैं तो a1 अपान a2 देखते हैं, ये क्या है 1 अपान -3, बहुत बढ़िया। फिर b1 अपान b2 ये क्या मिला 2 बट्टे में -6, और -6 यानी कि ये कटेगा 3 बार में तो ये क्या हो जाएगा 1 बट्टे में -3, ये हो गया। अब हम देखेंगे c1 अपान c2, c1 अपान c2 क्या होगा तो ये होगा 5 अपान 1, यानी कि 5 बट्टे में 1। यहाँ पे अब हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे a1 अपान a2 जो है वो बराबर है b1 अपान b2 के, और ये बराबर नहीं है c1 अपान c2 के, यानी कि ये तो है दोनों बराबर लेकिन ये लास्ट वाला बराबर नहीं मिल रहा है। तो इसमें तीनों में से कौन सा कंडीशन होगा, तो हम देख रहे हैं कि बीच वाला जो दिख रहा है ये कंडीशन होगा, यानी कि इसमें क्या होगा कोई हल नहीं होगा, यानी कि रेखाएं जो होंगी वो समांतर होंगी। और इसमें हमारा देखेंगे ऑप्शन कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन हमारा दिख रहा है अद्वितीय, दो, अपरिमित रूप से अनेक, यानी कि कोई हल का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो कोई हल का ऑप्शन नहीं है तो कह देंगे उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इसमें देख लीजिए आप लोग को हमारे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 4 नंबर में भी आता है और जैसे हमने यहाँ पे हल किया वैसे ही हल भी कर देंगे हम लोग चेक करने के लिए जब आएगा तो, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 5 नंबर आने वाला है, ये क्या है, कह रहा है समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सर्वांतर होगा।
तो सर्वांतर तो सब लोग को पता ही होगा कि समांतर श्रेणी का सर्वांतर ही सबसे जो महत्वपूर्ण कड़ी होता है समांतर श्रेणी का सर्वांतर। अगर हम सर्वांतर नहीं निकाल पाते हैं तो हम समांतर श्रेणी कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले सर्वांतर क्या है, तो उनके पदों के बीच का अंतर। तो पदों के बीच का अंतर यानी कि सर्वांतर जो है हम इसको डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से, और ये होता है a2 अपान a2 माइनस a1 होता है, सॉरी। और ये क्या हो जाएगा, a2 का वैल्यू यहाँ से हम देखेंगे क्या है, -1 है, और फिर माइनस, और a1 का वैल्यू क्या है, तो -5 है, तो ये हो जाएगा -5। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो -1 और माइनस माइनस हो गया +5, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 4। डी का वैल्यू क्या निकल के आया, 4। अब ऑप्शन में देखिए कहीं है 4, 1 2 3 4, हाँ डी में है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है, डी का 4 ही सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विवितकर होगा। तो अब हम बात करते हैं विवितकर की। ये क्या होता है, तो आप लोगों ने द्विघातीय सूत्र तो पढ़ा ही होगा। द्विघातीय सूत्र है क्या, जिसको हम शिलेंद्राचार्य का भी सूत्र कहते हैं, वो होता है मूल ज्ञात करने के लिए x बराबर -b + √में b² - 4ac बटे में 2a। ये होता है हमारा द्विघातीय सूत्र या शिलेंद्राचार्य का सूत्र। ये कब करते हैं हम प्रयोग, जब हम देखेंगे किसी भी द्विघात समीकरण के फैक्टर नहीं मिल पाते हैं तो हम इसका प्रयोग करके इनके मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें विवितकर का क्या भूमिका होता है, तो विवितकर जो है हमारा यही होता है जिसको डी से डिनोट करते हैं, b² - 4ac। विवितकर बताता क्या है, तो विवितकर ये बताता है कि जो हमारे द्विघात समीकरण के मूल मिलेंगे वो वास्तविक होंगे या बराबर होंगे या काल्पनिक होंगे, ये बताता है। तो इसमें विवितकर हम आप लोगों के सामने रख दिए हैं, b² - 4ac। देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा है, b² - 4ac, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि सही है, सी ऑप्शन। चलिए अब आगे जो है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि क्वेश्चन दे रहा है कि दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी, यानी कि इनके दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यानी दो बिंदु का निर्देशांक दिया गया है, कौन कौन से दो बिंदु हैं, तो एक हो गया 2,3 और एक बिंदु हो गया 4,1। इन दोनों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो पहला बिंदु होता है उसका निर्देशांक जो हम लेते हैं वो लेते हैं x1 और ये लेते हैं y1, ये होता है x2 और ये होता है y2। ठीक है, अब इसके बाद इनके बीच की दूरी का जो सूत्र होता है, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर है उसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब उनके निर्देशांक दिए हों तो फार्मूला होता है d बराबर होता है √ में x2 - x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू इसका रख देंगे, तो वैल्यू रखेंगे तो x2 का वैल्यू क्या है, तो हम देख पा रहे हैं कि 4 है, और 4 x1 का वैल्यू कितना है, 2 है, इसका हो गया स्क्वायर, फिर प्लस y2 का वैल्यू क्या है, तो 1 है, और इसका वैल्यू हो जाएगा -3 का स्क्वायर। अब इनको हम हल करते हैं तो ये कितना होगा, 4 में से 2 गया, 2 बचा, 2 का स्क्वायर फिर प्लस, अब 1 है प्लस में और 3 है माइनस में, तो जब घटाते हैं तो चिन्ह जो ज्यादा रहता है उसी का लगता है, तो -2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर, यानी कि अब इसको हम करेंगे 4 हो गया और प्लस ये भी 4 हो गया, माइनस है वर्ग करने पर प्लस हो जाएगा। वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या का वर्ग का मतलब होता है उसका आपस में 2 बार गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, तो +4 हो गया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं √ में 2 × 4। अब यहाँ से 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 √ में 2 मात्रक। अब यहाँ पे कहीं दिख रहा है ऐसा ऑप्शन में 2 √ में 2 यानी कि 2 √ में 2, बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया, सही हो गया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को हम हल करते रहेंगे। अब आगे अगला जो कह रहा है वो कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा, यानी कि जो यहाँ पे मान दिख रहा है अब इसका मान निकालना है। लेकिन एक चीज हम देखेंगे यहाँ पे, ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण में मूल बराबर है, और मूल बराबर है तो इसे हमको क्या लेना देना है, तो हाँ इसमें हमारा आ जाएगा कि ये जो है द्विघात समीकरण में, अभी हमने पीछे क्वेश्चन बताया है कि विवितकर, अब हम इसमें विवितकर का ही प्रयोग करेंगे कि मूल बराबर है तो विवितकर इसका क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में
कि विविधकर इसका जो होगा वो 0 के बराबर होगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और यहाँ से हम कंपेरिजन करेंगे तो जो बी का मान आएगा वो क्या आएगा, -12 आएगा। तो -12 का स्क्वायर हो गया, फिर -4 और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ए का वैल्यू कितना है तो 3, और फिर सी का वैल्यू कितना है तो सी का वैल्यू यहाँ से हम देख रहे हैं तो m ही है, m हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब -12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 144, प्लस में हो जाएगा 144, और माइनस इसका करेंगे तो कितना होगा 12m हो जाएगा बराबर 0। अब इसको उधर पक्षांतर कर देते हैं तो -12m हो जाएगा और बराबर -144, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो m बराबर क्या हो जाएगा 144 बट्टे में 12। अब ये कटेगा 12 बार में, यानी कि m का वैल्यू कितना आ गया 12। यानी अगर हम m की जगह पे 12 रख देते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है, अगर m की जगह पे 12 रखा जाएगा तो इसके मूलों के जो मूल आएंगे वो दोनों के दोनों आपस में बराबर आएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें त्रिभुज का क्वेश्चन आ जाए, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आ जाए, बच्चे देख के घबराने लगते हैं। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, हमें इसको देख करके और बहुत ही शालीनता से इसमें ऑप्शन हमको चुनना होगा। पहले हल करेंगे, रफ में हल करेंगे और उसके बाद इसके ऑप्शन को हम टिक करेंगे। तो सबसे पहले इसको देखिए कैसे हल करते हैं। तो हमारा ये रफ वर्क है, इसको हम खत्म कर लें। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज से रिलेटेड है। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज सबको पता ही है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि जब भी समबाहु त्रिभुज का दिया जाए तो समझ लीजिएगा कि तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। ए बी सी की भुजाएं 2 है, भुजाएं 2 है यानी कि तीनों की तीनों भुजाएं 2 हैं। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बतानी है हमको। तो अगर हम एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी अगर हम बनाते हैं, ये देखिए ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, तो शीर्ष लंब क्या होता है, तो इसके शीर्ष से इसके सामने वाली भुजा पे जो लंब डाला जाएगा उसी को कहते हैं हम शीर्ष लंब। तो इसमें कितने शीर्ष हैं, 3 शीर्ष हैं, तो 3 शीर्ष लंब हो सकते हैं, इसीलिए कहा गया कि प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बताइए। क्योंकि इसमें प्रत्येक शीर्ष लंब 3 शीर्ष लंब होंगे और तीनों के तीनों बराबर ही होंगे, तो हम इसके सबसे जो ऊपर वाला बिंदु है शीर्ष है, इससे एक सामने वाली भुजा पे हम एक लंब खींचते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं डी, ये हो गया डी। और लंब खींचेंगे तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, और हम देख पा रहे हैं ये चूंकि बीच में होना चाहिए, बीच में आएगा ये, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये डी, ठीक है। अब यहाँ से इसकी भुजा दी गई है, जो कि दी गई है 2a, ये हो गया हमारा 2a हो गया, तो ये पूरा भी होगा 2a ही होगा, क्योंकि प्रत्येक जो भुजा होगी वो बराबर होगी, यानी कि तीनों भुजाएं 2a की होंगी, ठीक है। और शीर्ष लंब की लंबाई बतानी, यानी कि AD हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब AD कैसे निकलेगा, तो अगर ये शीर्ष लंब होगा तो इसको समद्विभाजित करेगा, तो अगर पूरी भुजा की लंबाई 2 है तो यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा, यानी कि BD जो होगा A होगा और CD जो हो जाएगा वो भी A ही हो जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज ADC में क्या हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं ADC में, ये समकोण त्रिभुज ADC में हमें क्या पता है, DC भी पता है और AC भी पता है। AC जो होगा कौन होगा, अब हमें निकालना क्या है, AD निकालना है, और AD निकालने का मतलब कैसे निकलेगा, तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, और पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, तो कोण का स्क्वायर बराबर होता है, कोण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कोण इसमें दिया गया कितना, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा, फिर बराबर AD, जो इसका हमको तो वैल्यू ही निकालना है, AD स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस DC, ये कितना आ गया है, A आ गया है, तो A का स्क्वायर, इसका वर्क करेंगे कितना आ जाएगा, 4a का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर, ठीक, प्लस A का स्क्वायर, A को इधर करो, ये प्लस में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में, -a का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर। अब ये घटाएंगे 4 में से 1 जाएगा तो 3a का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर। अब चूंकि AD स्क्वायर में है, स्क्वायर हटेगा इधर रूट लग जाएगा, तो रूट 3a का स्क्वायर AD, चूंकि वर्गमूल लेते हैं दोनों पक्षों का तो यहाँ पे हम रूट लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर है तो a बाहर निकल जाएगा, लेकिन 3 नहीं निकलेगा तो 3 ऐसे रह जाएगा, तो AD बराबर जो आ गया हमारा क्या आ गया, AD बराबर हो गया
AD बराबर हो गया A रूट में 3, यानी कि शीर्ष लंब की जो लंबाई होगी A रूट में 3 होगी जब उसकी भुजा 2A हो। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमको जहां तक लग रहा है कि हर साल आता है और इस बार भी आने के चांसेस हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बताया। जो आ गया शीर्ष लंब की लंबाई A रूट में 3, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। अब हमें माध्य निकालना है, और माध्य किस चैप्टर में आएगा, तो ये आएगा हमारा सांख्यिकी में आएगा। अब इसमें हमको माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो इसका माध्य निकालते हैं। माध्य निकालने के लिए सबसे पहले एक हम टेबल बनाएंगे। वो टेबल हमारा कुछ इस तरह का होगा, जिसमें सबसे पहले हमारा होता है ये वर्ग अंतराल होगा, और ये होगा हमारा बारंबारता। ठीक है। अब ये वर्ग अंतराल हमारा क्या क्या दिया है, 1 से 5, फिर 3 से 5, फिर 5 से 7, और फिर 7 से 9, और 9 से 11, इतना दिया गया। और बारंबारता इसका क्या है, तो 3 है, इसका बारंबारता 2 है, इसका बारंबारता 4 है, और ये 2 है, और फिर 3 है। करेक्ट है, 3 2 4 2 3। ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे क्या हम, अब निकालते हैं हम वर्ग चिन्ह। देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, हम इतना टाइम क्यों ले रहे हैं। तो ये बता दें कि ये 1 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शनल में है। तो सबसे पहले इस मेथड से हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो ये जरूरी है इसके मेथड को जानना। जैसे अभी हम टिक कर दें डायरेक्ट, आपको कुछ समझ में आएगा नहीं कि कैसे आया, इसलिए इसको जान ले कि आया कैसे है, और इसका यूज जो है आप अदर क्वेश्चन में भी करेंगे। और एक एक नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जब 100 में 100 की बात आ जाती है। अगर आपका लगन है, आप में विश्वास है कि हमको 100 में 100 करना है, तो एक भी क्वेश्चन को न तो जल्दीबाजी करना है, और न ही किसी भी कारण से गलती होना चाहिए। कम से कम उसको इतना अच्छे से अपने ऊपर विश्वास बनाइए कि हाँ हम ये कर रहे हैं और ये सही होगा। एक बार मिला जरूर लीजिए, क्योंकि एक गलती आपका 1 नंबर कम कर देगा। इसलिए कभी गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत ही इत्मीनान से पेपर कीजिएगा। पेपर जो होता है 3 घंटे का होता है, और ये हम लोग पेपर 2 घंटे में करके खत्म कर सकते हैं। इतना आप लोगों के अंदर एबिलिटी है, हमें पता है। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या है, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। तो जो हमारी ऊपरी सीमा होती है, निचली सीमा होती है, दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग करते हैं। तो इसको जोड़ करके जब भाग किया जाएगा, 1 + 5/2 यानी कितना आ जाएगा, ये 6, और 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, 3 + 5 यानी कि 8, और 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा ना। यहाँ पे 3 + 5 और 5/2 में कितना हो गया, 2, यानी कि ये हो जाएगा 8, 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा। इसी तरह से इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 × 5 = 12, 7 × 5 = 12, 12 12। देखिए, कभी कभी होता है कि मिसप्रिंट के कारण क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, जो कि आपके अंशाल में भी क्वेश्चन जो है वो हल्का सा मिस्टेक किया हुआ है। ये जो हमारा अंतराल होगा, यहाँ पे 5 ना होकर के होना चाहिए 3, ये होना चाहिए 3, जो कि अंशाल में आपके 5 दिया हुआ है। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए, 3 होगा यहाँ पे, नहीं तो इसका आंसर आप ढूंढते रह जाएंगे, आंसर भी नहीं आएगा। और यहाँ पे आपको ये देखा जा रहा है कि जहां से ये खत्म हो वहीं से ये अगला स्टार्ट होता है। इसको अगर नहीं होता तो हम चेंज करते, लेकिन सब में ये देख रहे हैं कि ये 5 पे खत्म हो रहा है, ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, 7 पे खत्म हो रहा है, 7 से स्टार्ट हो रहा है, 9 पे खत्म हो रहा है, 9 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया था 5, जो कि गलत था, हमको यहाँ पे 3 बना लेना होगा। तो अब हमारा ये जो होगा, ये सब हमको चेंज करना पड़ेगा, जो कि हमारा ये आंसर में गलत करने के लिए बहुत काफी है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 4, 1 + 3 यानी कि बट्टे में 2, यानी कि 4/2 यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये 5 × 3 = 8 यानी कि 4 हो जाएगा। फिर ये क्या होगा, 7 × 5 = 12 यानी कि 6 हो जाएगा। और फिर ये कितना हो जाएगा, 9 × 7 = 16 यानी 8 हो जाएगा। और ये 11 और 9 20 यानी कि 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो गैप हो गया, अंतर जो होगा वो दो का समान होना चाहिए, और यहाँ पे 3 और 4 जो आ रहा था वो अंतर समान नहीं आ रहा था, इसलिए क्वेश्चन गलत है। तो इसको देखते भी रहेंगे हम। अब वर्ग चिन्ह आ गया, इसी बारंबारता को हम Fi कहते हैं। यही जो होता है हमारा Fi होता है, और ये Xi होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब हमारा वहां पे जगह नहीं रहा, तो हम यहाँ पे एक टेबल बना देते हैं।
ये जो होगा हमारा अगला टेबल, ये होता है एफ आई एक्स आई का। आप लोग ये समझ लीजिएगा, ये टेबल जो होगा इसके बगल में होगा, जो कि हमारा जगह नहीं है तो हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो अब क्या होता है, एफ आई एक्स का मतलब इसके बीच में कोई चिन्ह तो है नहीं, तो ये गुणे का चिन्ह होता है, गुणा करते हैं। 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 4 दूना 8, 6 चौके 24, 8 दूना 16 और 10 तिया 30। ठीक है, और यहाँ पे हम एफ आई को जोड़ लेंगे, एफ आई को जोड़ लिया जाता है और ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई हो जाएगा। इसको टोटल जोड़ेंगे और यहाँ पे क्या होगा, एफ आई भी होगा। एफ आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3 2 5, 5 4 9 और 9 2 11 और 11 और 3 14। ये एफ आई हमारा आ गया, सिग्मा एफ आई जो हो गया वो 14 आ गया। और सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आएगा, तो इसको जोड़ते हैं, 8 6 14, 14 4 18 और 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, 24 के 4 हो गया, हासिल 2 हो गया। अब क्या होगा, 2 1 3 और 3 3 6 और 6 2 8, यानी कि ये हो गया 84, 84। अब हमारा जो प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का फार्मूला होता है वो होता है एक्स पे बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। अब सबका वैल्यू रख दिया जाए, सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना है 84 और ये कितना हो जाएगा 14, तो ये कितना हो जाता है। अब इसमें हम देखेंगे कि ये 14 के पहाड़ा में 84 कितनी बार में आता है, तो डायरेक्ट ये 6 बार में आता है, तो ये कितना हो जाएगा 6। देखिए ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 6, तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। देखिए थोड़ा सा टाइम तो लगा लेकिन आंसर हमारा करेक्ट 6 आ गया। अगर यहाँ पे आप 5 रखे हुए होते तो आपका आंसर नहीं आता, जो कि गलत है, आप इसको सही कर लीजिएगा अंसाल में भी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा 11 नंबर। 11 नंबर क्या कह रहा है कि साइन 27 अंश बटे में cos 63 अंश का मान होगा। जो इसका मान होगा उस पर हम सही टिक करेंगे। मान क्या क्या दिया है 1 -1 0 और 1/2। अब इसमें से कौन सा होगा, इसको करने के लिए सबसे पहले हम इसे चेंज करेंगे, इरेज कर लें। चलिए क्या है क्वेश्चन हमारा, साइन 27 अंश बटे में cos 63 अंश। इसको करने के लिए कुछ चेंजिंग रूल होते हैं जो कि त्रिकोणमिति में आपको बताया गया होगा कि अब यहाँ पे किसी एक को हम चेंज करेंगे और क्या होगा, तो ये 27 है 27। अब हम इसको 90 पे चेंज करना चाह रहे हैं, तो 90 में से हम क्या घटाएंगे 27 आ जाए, ये हमको देखना है। तो 90 में से क्या घटाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 90 माइनस 63। देखिए 90 में से अगर हम 63 को घटाते हैं तो फिर हमें 27 मिल जाएगा, तो इसके मान में कोई अंतर आएगा, कोई अंतर नहीं आया। और हम ऐसा लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो होगा सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, ये जो होता है फार्मूला कॉस थीटा का होता है, ये बदलेगा। जब भी साइन 90 के साथ आता है तो बदलता है, 270 के साथ आएगा तो बदलेगा, 360 के साथ नहीं बदलता है, 180 के साथ नहीं बदलता है। ये आपको 11th में अच्छे तरीके से बताया जाएगा। यहाँ पे केवल इतना ही दिया गया है, ये क्या हो जाएगा, इसको हम अब देखेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस 63 अंश हो जाएगा और बटे में कॉस 63 अंश। देखिए कितना आसान हो गया ये। अब ये हो गया 63 और ये भी हो गया 63, ये दोनों क्या होंगे कट के और इसका आंसर हो जाएगा 1। अब ये मत कर दीजिएगा कि 0 कर दीजिएगा, बहुत लोग करते क्या है इसको काटेंगे और 0 कर देंगे, गलत हो जाता है। नहीं, ये कटने के बाद 1 बचता है, जब घटेगा तब 0 होगा, ये कटेगा तो क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन देखिए कहीं 1 दे रहा है, हाँ यहाँ पे रहा, ये ऑप्शन 1 हो गया। ठीक है, यानी कि 11 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ। अब 12 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब ये कह रहा है यदि cos a बराबर दिया गया है अंडर रूट में 3/2 दिया गया है, तो वैल्यू पूछ रहा है किसका, साइन 2a का। अब देखिए ये है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, और त्रिकोणमिति का क्वेश्चन जब आता है सामने तो बच्चे जो हैं वो घबरा जाते हैं कि अब हम क्या करें। तो इसके लिए तो सबसे पहले जो इनके मान है, जितने भी कोणों के मान है, सारे कोणों के मान याद कर लीजिए, स्वरसमिका के जितने फार्मूले हैं सब याद कर लीजिए, इनके भुजाओं के साथ जो संबंध है सब वो सब याद होना चाहिए। किसी दिन हम ये पूरे फार्मूले जो है वो बोर्ड पे लिखेंगे और आप लोग को बताएंगे। हालांकि मैं ऑफलाइन क्लास में अपने पूरे फार्मूले को भी डिराइव किया हूँ, और वो समय है नहीं कि फार्मूले को डिराइव करें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको हम
बताने का जरूर प्रयास करेंगे, सब कुछ किया जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे आते हैं। जो cos a इक्वल टू √3/2 दिया गया है, तो क्या दिया है, cos a इक्वल टू √3/2। अभी हमको टेबल में याद होना चाहिए, जब तक टेबल याद नहीं होगा तब तक हम ये कर नहीं पाएंगे कि ये मान होता किसका है। अब मान लीजिए अगर हमको भूल जाता है टेबल, तो टेबल याद रखने के लिए हमें याद रखना होगा 0 1 2 3 4 याद रखेंगे। ये होता है 0 1 0 30 45 60 और 90, इतना ही होता है। अब इसमें हम करेंगे क्या, सब में 4 से भाग कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देते हैं। और जब 4 से डिवाइड करेंगे और फिर रूट ले लेंगे, सबका रूट ले लेंगे। तो रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 होगा, ये 1/2 हो जाएगा। ये कितना होगा, ये कट जाएगा 1 2, यानी कि 1/√2 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 1। ठीक है। और ये होता है साइन, साइन में 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1 में √2 में 2, साइन 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। देखिए अगर हम कभी भी भूल जाते हैं तो हम ऐसे इसके मान को हम लिख भी सकते हैं। ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये साइन का हो गया। तो कॉस का क्या होता है, तो कॉस का ठीक इसका उल्टा कर देते हैं, जैसे पैर पकड़ेंगे और इसको उलाट देंगे। इसका पैर हो गया 1 और सर हो गया 0, तो 0 को उधर करो और 1 को इधर, यानी कि ये 1 और ये क्या आएगा √3/2 और ये क्या हो जाएगा 1/√2। तो यही आ रहा है, ये 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। अब इसी तरह से tan का भी लगे हाथ कर लेते हैं, tan हो गया। अब tan में 0 का वैल्यू हमेशा याद रखेंगे 0। अब हमें दो मान केवल याद रखना है tan में, 0 का और 30 का। 30 का 1/√3 हम याद रखेंगे। ये भी प्रूफ किया जाता है कि कैसे आता है, कभी टाइम मिलेगा तो जरूर प्रूफ कराएंगे। ये 1/√3 हो गया। अब इसमें जो होता है ऊपर वाला मान जो होता है, इसका अंश का जो मान होगा वो पहले होता है और ये क्या हो जाता है, हर का बाद में हो जाता है और इसका इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से हम टेबल को भी याद रख सकते हैं। अब हमारा ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम देखेंगे cos a का मान √3/2 दिया है। तो √3 जो है वो cos में किसका वैल्यू है, तो 30 अंश का मान है। किसका है, 30 अंश का। तो क्या हो जाएगा, cos a बराबर क्या हो जाएगा, cos 30 अंश। अब यहाँ से cos से cos कभी काटेंगे नहीं, इल्यूमिनेट कर देते हैं। ये दोनों इल्यूमिनेट होता है तो a का वैल्यू कितना आ जाता है, 30 अंश आ जाता है। अब यही a का मान जो है हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये क्या देगा हमको, sin 2 × 30 कितना हो गया, sin 60, यानी कि साइन 60 अंश। देखिए इसमें कहीं ऑप्शन में अगर साइन 60 अंश दिया रहता तो साइन 60 अंश हम कर लेते, लेकिन कहीं भी साइन का मान 60 अंश नहीं दिया हुआ है, साइन 60 अंश नहीं दिया हुआ है। तो हम करेंगे क्या, साइन 60 के मान को देखेंगे, जो कि होता है इस टेबल में देखिए साइन और 60, यानी कि √3/2 और इसका मान क्या हो जाएगा, √3/2। अब देखिए इसमें कहीं है साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो ये है ऑप्शन में, तो हमारा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।